नमस्कार। कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ रासायनिक अभिक्रिया समीकरण भौतिक अवस्था दिनांक 9 जुलाई 2021 वार शुक्रवार आप सभी के लिए मंगलमय हो। देखिए, हम एक एक चीज को क्लियर करते हुए आपको ये बता रहे हैं हम कि रासायनिक जो समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण में वैसे हम लिखते नहीं हैं, लेकिन वास्तव में लिखना चाहिए। इसके अंदर देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अवस्था में होती है, रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अवस्था में होती है, ये जो अवस्थाएं हैं ये प्रदर्शित करना अनिवार्य है। देखिए इधर देखिए, इसमें ठोस यानी एस का यानी अंग्रेजी के अनुसार इनका नामकरण किया गया है, यानी ठोस में है। जैसे कोई लोहा है, पत्थर है, ठोस अवस्था में है तो उसको हम कहते हैं सॉलिड, और सॉलिड को हम एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से प्रदर्शित करते हैं सॉलिड। द्रव को हम कहते हैं लिक्विड, यानी तरल। लिक्विड का अर्थ होता है तरल। तो तरल में कोई चीज है तो हम एल से प्रदर्शित करते हैं। गैस है, गैस को गैस, उसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं, गैस को जी से प्रदर्शित करते हैं। और जलीय विलयन है, जैसे पानी के अंदर नमक मिला दिया आपने तो जलीय विलयन बन गया हो, इसको हम AQ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये चार संकेत किसी भी अभिक्रिया में होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है। अब देखिए, मैं समीकरण के द्वारा आपको बताऊंगा। अभी इससे पहले हमने रासायनिक समीकरण संतुलित किया था, यही उदाहरण था, यही एग्जाम्पल था। इसी एग्जाम्पल को मैं लेता हूं। जैसे लोहा, आपने देखा होगा कि लोहा कोई औजार बनाया जाता है, या लोहा वैसे होता है चट्टान की तरह होता है, तो वो ठोस होता है। जैसे कोई भी औजार लोहे का बना हुआ है, ठोस अवस्था में होता है। तो ठोस को हम क्या कहेंगे? मैंने इधर क्या कहा था, ये देखिए, ठोस के आगे क्या लगाया था? सॉलिड। सॉलिड का मतलब ये एस, तो क्या कहेंगे इसको? एस। तो यहां इस समीकरण में हम यहां लगाएंगे एस, यहां पर हम एस लगाएंगे, एस। और ये 4H2O ये जल है, तरल पदार्थ है, पानी है। तो इसको हम क्या है? पानी है, इसकी क्रिया करवाएंगे तो ये है लिक्विड, यानी तरल है, तो इसको हम बोलेंगे एल। समझ में आ गया आपके? एल। आगे Fe3O4 लोहे का ऑक्साइड है, ये भी ठोस होता है, तो हम इसको कहेंगे एस, यस। और ये 4H2 ये क्या है? गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो हम इसको कहेंगे जी, यानी जी, इसको कहेंगे जी, गैस। यानी ठोस को हम एस, द्रव को लिक्विड एल, गैस को जी, और जलीय विलयन AQ यानी एक्वस जलीय विलयन AQ। अब देखिए आप, इसके अलावा ये तो हम कर ही देंगे कि कोई भी अभिक्रिया के अंदर अगर ठोस है तो सॉलिड एस, द्रव है लिक्विड एल, गैस है जी, और विलयन है तो उसमें हम विलयन के अंदर AQ एक्वस ये लिखेंगे। ये बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी। अब और भी कुछ बातें हैं कि देखो, कोई भी अभिक्रिया होती है, जैसे गैस की अभिक्रिया है, हम ये कहते हैं कि ठोस के अणु पास पास होते हैं, द्रव के थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे मान लीजिए दो गैसों में आपस में क्रिया करवाई जाती है, ऐसी स्थिति में दोनों गैस आपस में पास आएंगी नहीं, और जब आएंगी नहीं तो क्रिया नहीं करेंगी। ऐसी स्थिति में उनको पास पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे दाब लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दाब। जैसे प्रेशर लगाना पड़ेगा ऊपर से, किसी पात्र में लेकर ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो दोनों गैसें पास पास। जैसे उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको कि ये जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है ये? जी है, गैस है, यानी ये गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन क्या है? ये भी गैस है, यानी ये भी गैस है, जी। अब क्या है? इनको दोनों को पास पास लाने के लिए किसी भी पात्र में या बीकर में या किसी में रखेंगे इनको,
तो इनको पास पास लाने के लिए इसमें दाब डालना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर यानी एटीएम। ये वो वाला एटीएम नहीं जिससे अपन पैसे निकालते हैं, एटीएम यानी दाब, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। ये 340 एटमॉस्फेयर दाब जब लगाना पड़ेगा तो ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल पास पास आएंगे और पास पास आकर के मैथिल अल्कोहल बना लेंगे। और मैथिल अल्कोहल क्या है? लिक्विड है, तरल है, मैथिल अल्कोहल लिक्विड है। तो 340 एटीएम एटमॉस्फेयर दाब पर यह अभिक्रिया होती है। तो इसी प्रकार से ये भी लिखना अनिवार्य है कि कितने ताप पर भी अभिक्रिया होती है, दाब पर अभिक्रिया होती है। उत्प्रेरक की भी आवश्यकता पड़ती है। उत्प्रेरक क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इच्छित परिवर्तन कर देता है लेकिन स्वयं भाग नहीं लेता, उसको हम कहते हैं उत्प्रेरक। कई बार देखा होगा ना आपने, एक व्यक्ति ऐसा होता है कि दो लड़कों को भिड़ा देता है, एक से क्या कहता है, दूसरे से क्या कहता है, और वो दोनों आपस में भिड़ मरते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को मारने पर उतार हो जाते हैं, और जिसने भिड़ाया था वो दूर तमाशे देखता रहता है। तो क्या है? उत्प्रेरक है, वो उत्प्रेरक काम करने वाला। तो ऐसे ही ये रासायनिक अभिक्रिया की गति में इच्छित परिवर्तन कर देते हैं लेकिन स्वयं भाग नहीं लेते, ठीक है ना, केवल परिवर्तन का कारण बनते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए आप, अपन कोई ज्यादा कठिन एग्जाम्पल नहीं देंगे, वही एग्जाम्पल लेंगे जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। अब पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? देखिए आप, इसमें 6CO2 यानी भोजन बनाते समय कई बार मैं प्रश्न पूछता हूं कि बताइए पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? कई बार बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, यानी कार्बन डाइऑक्साइड केवल भोजन बनाने में लेते हैं, श्वसन क्रिया में तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो जब ये भोजन बन रहा है और जो पौधे के अंदर जल होता है, उसकी पत्ती में जल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से अवशोषित करते हैं, और ये दोनों क्या है कि क्रिया करते हैं। लेकिन क्रिया कब करते हैं? अब इसमें क्या है कि जैसे CO2 AQ यानी AQ का मतलब एक्वस, ये मैंने लिखा। कारण क्या है कि जल और ये जब क्रिया करते हैं तो विलयन बनता है इसका, अलग से नहीं है ये जो मैं इसको गैस लिखूं, ये क्रिया करते हैं और ये जो जल है ये लिक्विड में होता है। तो ये दोनों क्रिया करेंगे, लेकिन क्रिया कब करेंगे? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में इसका टेम्परेचर बढ़ता है और क्लोरोफिल के अंदर ये क्रिया होती है, तब जाकर ये क्या बनाते हैं? ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, इसको कहते हैं ग्लूकोज। लिख देता हूं मैं आपको, वैसे तो आपको पहले मैंने बता दिया था। ग्लूकोज शर्करा है, ये ग्लूकोज बनाते हैं, ये भी विलयन है AQ। और इधर 6O2, ये भी O2 गैस होनी चाहिए, विलयन है, लेकिन इसमें मिला हुआ है ना ये। देखिए जैसे पानी है, तरल है, लेकिन पानी में नमक डाल दिया तो आप तरल नहीं कह सकते उसको क्या कहेंगे अपन? विलयन। और H2O गैस भी होती है, H2O क्या होती है? गैस होती है। H2O इसमें क्या है? गैस थोड़ी है, H2O गैस भी होती है, लेकिन कब होती है वो? जब गर्म होती है, भाप में होती है, तब उसको G लिखते हैं हम। आप कहेंगे जी पानी है, पानी को तो लिक्विड कहेंगे, L लगाना चाहिए। नहीं, यानी अगर वो क्रिया कर रही है और उसकी भाप बन रही है तो हम उसको G की श्रेणी में ये आएगा। तो O2 है, ये भी AQ है इसके अंदर। तो इस प्रकार ये H2O है, ये लिक्विड है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, इसके अंदर जो ये समीकरण मैंने जो आपको बताया है, इसमें समीकरण के अंदर इसमें क्या है कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का रासायनिक समीकरण में अभिलेख करते हैं। S को सॉलिड कहते हैं, द्रव को लिक्विड कहते हैं, गैस को G कहते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि आपने देख लिया होगा, मैं क्या आगे खड़ा हो जाता हूँ, आपको दिखाई नहीं देता, इस कारण से आपने देख लिया होगा।
तो इस प्रकार से इसमें 6CO2 ये AQ, 12H2O लिक्विड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में क्रिया होती है, ठीक है ना। हरित लवक नहीं, क्लोरोफिल पणहरित कह सकते हैं। तो इसमें सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल ये C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, ये ऊर्जा है, एनर्जी, ठीक है ना, जो पौधे को प्राप्त होती है। और पौधे इसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमको क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन, ये हमारे श्वसन में काम आती है। और इस प्रकार से जल है इसके अंदर जो वाष्पित हो जाता है, ये अभिक्रिया समीकरण है। और इसी प्रकार से एक बार ये भौतिक अवस्था रासायनिक समीकरण में एटमोस्फेयर ताप दाब है ना की अभिक्रिया, ठीक है ना। उत्प्रेरक, जैसे उत्प्रेरक ही ये सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल में होती है। जैसे Fe(N2) 2NH3, इस अभिक्रिया में Fe प्लस MO N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3। Fe प्लस MO उत्प्रेरक का कार्य करता है। Fe यानी लोहा मोलिब्डेनम MO, ये उत्प्रेरक का। तो कई अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, ताप की आवश्यकता होती है, दाब की आवश्यकता होती है। अब ये सूर्य का प्रकाश क्या दे रहा है, ताप देगा। जब ये आपस में मिलेंगे, बिना ताप के नहीं मिलेंगे, अभिक्रिया होगी ही नहीं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब सूर्य के प्रकाश होगा तो ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। इस कारण करते क्या है कि रात के अंदर सूर्य का ताप नहीं मिलता है इनको, इस कारण रात को ये शोषण क्रिया करते हैं। तो रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। और दिन के अंदर सूर्य का प्रकाश मिलता है, इस कारण से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।